पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचती हैं कृषि जगत से संबंधित विभिन्न जानकारियां। हमारा मकसद होता है कि हमारे किसान इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर सके और अपने आय में वृद्धि कर सकें, जिससे देश का भी विकास होगा। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से जानकारी हमें दे रहे हैं NIPHM हैदराबाद में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी गोविंद कुमार मौर्य कि किस तरीके से कीटनाशकों के इस्तेमाल में मशीनों का उचित इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसानों को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। आइए जानते हैं विस्तार से। कभी कभी आप देखते हैं कि आप जब इस छिड़काव के लिए जाते हैं, क्या होता है, जो केमिकल है एक साइड से निकलता है, ड्रॉप्स बनते नहीं हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी नलिका या तो ख़राब हो गई होती है या तो वो जाम होती है। जाम का मतलब जैसे आप केमिकल, जब आप रसायन स्प्रे करके आ गए, रसायन स्प्रे करने के बाद आपने उसको पानी से सफाई नहीं किया, अच्छे से क्लीन नहीं किया। अच्छे से क्लीन अगर नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, जो रसायन होता है वो जमा हो जाता है। उसमें जो छिद्र होता है बहुत छोटा सा होता है, और उसमें जब रसायन जमा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, वो मतलब बंद हो जाएगा। और जब आप प्रेशर मेंटेन करोगे तो प्रेशर मेंटेन करते वक्त वो इधर उधर से निकलेगा। तो उसमें आपको देखना है कि जब छिड़काव करने के बाद जब नोजल को रखने जा रहे हैं तो नोजल को अच्छे से वॉश कर लीजिए। ठीक है, वॉश करने, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटा होल होता है, उसमें छोटे छोटे वॉशर्स होते हैं। तो जब आप समझे कि वॉशर नहीं है, उसमें आपका जाम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका लीकेज होना ही है। लीकेज होगा तो आपकी जो क्षमता है, जो स्प्रेइंग की क्षमता है, वो खराब हो जाएगी। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। हमारा किसान प्रकृति के सबसे करीब रहता है। ऐसे में वो प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल कर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकता है, साथ ही अच्छी फसल भी प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, आज के समय में सिंचाई की आधुनिक तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर रहे हैं और पानी की बचत भी कर रहे हैं। इससे कई तरह के लाभ हैं। जहाँ इससे पानी की बचत होती है, वहीं दूसरी तरफ अच्छी फसलें भी किसान प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जो प्रचलित पद्धति है सिंचन की, तो उसमें क्या होता है कि प्रचलित में सरफेस फ्लडिंग है
या रिजेस एंड फरो है, बॉर्डर है या बेसिन है, तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो पानी एक समान रूप से खेत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक समान रूप से पीक को या क्रॉप को उपलब्ध नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो क्रॉप का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो एक समान नहीं मिलता, एक जैसे गुणवत्ता का नहीं मिलता, उसका यील्ड भी अच्छा नहीं मिलता, और हमें फिर वीड की ग्रोथ होती है, फिर लेबर की कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सिंचाई का टाइम ज़्यादा लगता है, पंप की एचपी भी ज़्यादा लगती है। तो उसका उपाय है कि हमें आधुनिक सिंचन पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये आधुनिक सिंचन पद्धति जो है, तो उसमें करीबन ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, माइक्रो जेट है, लैंडस्केप इरिगेशन है, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स है, देन रेनगन है, और कुछ हद तक हम जब क्लाइमेट कंट्रोल का में ग्रीन हाउस में यूज़ करते हैं तो वहाँ एंटीलिक फॉगर्स भी हमें यूज़ करना पड़ता है। हमारे यूनिवर्सिटी ने फुले इरिगेशन शेड्यूलर ये ऐप विकसित किया है, मोबाइल में ये फ्रीली अवेलेबल है, आप किसान बंधु इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप के जरिए हमें क्रॉप ईवापोरेशन ट्रांसपिरेशन कितना है, और वो डिपेंडिंग ऑन दैट क्रॉप ईवापोरेशन ट्रांसपिरेशन, जो कि हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सनशाइन आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा किसान बंधुओं को हमारा उनका संच कितना टाइम चालू रखना है, ये मैसेज हर रोज़ मोबाइल पे आ जाता है। हमारे महाराष्ट्र और हमारा महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के कार्यक्षेत्र के 10 जिले में अभी मोर देन 10,000 फार्मर्स ये फुले इरिगेशन शेड्यूलर ऐप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा और किसी फार्मर को अगर इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम यहाँ इस इरिगेशन पार्क हमने जो बनाया है, यहाँ फार्मर हमारे किसान बंधु आ सकते हैं, ये सब सिस्टम देख सकते हैं, और इसी माध्यम से हम किसान बंधुओं को, सभी किसान बंधुओं को अनुरोध कर रहे हैं कि आधुनिक सिंचन पद्धतियों का इस्तेमाल करके आप खत, न्यूट्रिएंट्स और पानी पेड़ को जो लगता है और क्रॉप को जो लगता है सही मात्रा में, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही ड्यूरेशन पे दे, ताकि उनका इनकम, उनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा हो, और किसान बंधुओं को हम अच्छी आमदनी मीन्स अच्छा नफ़ा, अच्छा प्रॉफिट मिल सके। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली प्रेशर के सिद्धांत पर काम करती है। प्रेशर के लिए इनमें पंप लगे होते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कई तरह के फिल्टरों की भी जरूरत होती है। इनका काम रेत, शैवाल और पत्ते वगैरह को साफ करके पानी से अलग करना है। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है, बहुत ही चीप है, वो 1,500 से 2,000 में आ जाती। फर्टिगेशन के सभी इक्विपमेंट हमने लगा रखे हैं। उसमें हमने वेंचुरी लगा रखी है जो बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे चलती है, बहुत ही चीप है, वो 1,500 से 2,000 में आ जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र इंजेक्शन पंप है जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत एक्यूरेट फर्टिगेशन उससे हम कर सकते हैं, वो हमने लगाया है। उसके बाद डोजिंग पंप हमने लगाया है। सपोज़ ग्रीन हाउस है या सेंसिटिव क्रॉप्स है तो डोजिंग पंप हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कीमत 35,000 से ज़्यादा है। तो फिल्ट्रेशन में भी सभी जो फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट है वो कंपलसरी नहीं है। तो पहले हमने हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर के तीनों टाइप लगाए हैं। तो पहला हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर, जब भी पानी में मिट्टी के ज़्यादा बड़े बड़े हेवी पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर लगता है। उसके बाद हमने सैंड फ़िल्टर लगाया है। सैंड फ़िल्टर मीन्स वालू की गाड़नी उसको बोलते हैं। तो जहाँ पानी का सोर्स ओपन वेल है या फार्म पॉन्ड है कि जिसमें शैवाल आने की संभावना है, या ऑर्गेनिक मैटर पेड़ के पत्ते
मिल जाने की संभावना होती है, तो वो दूर करने के लिए सैंड फिल्टर लगता है। जो स्क्रीन फिल्टर है उसकी जो स्क्रीन है तो 120 मेश है, उसकी जो होल्स है उनकी साइज़ 120 मेश है। लेकिन ये स्क्रीन फिल्टर कंपलसरी है, तो जो फिज़िकल पार्टिकल्स है, फिज़िकल पार्टिकल सेपरेट करने के लिए स्क्रीन फिल्टर लगता है। लैटरल वाइंडर सिंपल सा इक्विपमेंट है, वो करीबन 2000 में मिलता है मार्केट में। हम वर्कशॉप में तैयार भी कर सकते हैं, तो वहाँ से हम उसका यूज़ करके लैटरल की गड्डी बना के हम ऊपर टांग सकते हैं एक बाम्बू को या कोई वुडन पिलर को, ताकि रैट्स या कोई एनिमल उनको ख़राब ना करे। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में किसान इस प्रणाली को देखने के लिए आते हैं। जिन किसानों को प्रणाली पसंद आती है वो अपने खेतों में इसे लगवा भी लेते हैं। यहाँ नौजवानों और छात्र छात्राओं को भी आने की अनुमति है। इन युवाओं को पानी के महत्व और उसे बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर।
कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जो कि कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, ये वो किसान हैं जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते गए और आज वो बन गए हैं सफल किसान, जिनसे अन्य किसान भी प्रेरणा ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की कृषि स्टार्टअप से जुड़ी सफलता की एक ऐसी ही कहानी। भूपेंद्र सिंह पुश्तैनी किसान हैं। हालांकि वो बहुत बड़े जमींदार नहीं हैं, फिर भी खेती से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। तब भी नहीं जब वो प्राइवेट नौकरी भी किया करते थे। जल्द ही इनको पता चल गया कि नौकरी में तरक्की एक सीमा तक ही हो सकती है। इसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया। ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अलग भी हो और ज़्यादा मुनाफा देने वाला भी। इस तरह 2014 में प्रयोगों के तौर पर सब्जियों की नर्सरी शुरू की। मैं पहले प्राइवेट जॉब करता सीगा। प्राइवेट जॉब मैं 2014 तक एक सिविल ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 2014 ਚ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ, ਕੈਬੇਜ, कैप्सिकम, इस तरह सारी वैजीटेबल की नर्सरी मैं लगभग पूरे पंजाब च ते जम्मू च सप्लाई करदा इस टाइम। तो बहुत वधिया मैं लगभग एक कनाल तो शुरू किया सी। अज मैं 10 एकड़ दे विच नर्सरी का बिजनेस कर रहा। तो बहुत वधिया इन्हां दा लगदा वा, काम करके वधिया लग रहा वा ते अपना पैसा भी चलो ठीक कमा रहे हैं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। साड़ी हो परमात्मा की अरदास है। पंजाब में अच्छी नर्सरी आमतौर पर नहीं मिल पाती। इस बात ने भी भूपेंद्र के काम को बढ़ाने में मदद की। भूपेंद्र अमृतसर कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ से उन्हें नई तकनीकियों की जानकारी मिलती रहती है। वैसे भी नर्सरी बहुत मुश्किल काम है। मौसम की हल्की सी मार पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। मैं भी तुहाडे वर्गा कि छोटा जिमींदार हाँ, पर फिर भी मैं एक गल जरूर कहूँगा कि अज का युग टैक्नीकल का हो गया। जे टैक्नीकल वे ना नहीं करोगे तो आप घाटे चल जावांगे। जो भी करना थोड़ा करना, टैक्नीकल करना। जितना साढ़े को स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरीगेशन दे तुसीं काम कर सकते हो, है ना। तो जिन्ना भी हो सके अपना जिदा सियाल वाली सब्जियां जिन्नियां कैप्सिकम आ, चिली आ, ये एडवांस तैयार करोगे, एडवांस जाणगियां, चंगा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर
रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में हम आपको जानकारी देते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर हमारे किसानों के लिए हैं, और उन्हीं में से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड। इस कार्ड के माध्यम से हमारे किसानों को अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में जानकारी मिल पाती है, यानी कौन सी पोषक तत्वों की कितनी पूर्ति करनी है इसके बारे में भी उचित जानकारी उन तक पहुंच पाती है। इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधरती है बल्कि किसानों की लागत भी घटती है। आइए जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तार से। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं।
इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको जानकारी दी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतजार रहता है। चलते चलते ये भी बता दें कि कृषि दर्शन आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान की YouTube चैनल से। कृषि दर्शन के आज के अंक में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात।